फॉर जेई एंड नीट 2026 हम कंप्लीट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर विद इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो हमारी जो द रैंक फॉर्मूला सीरीज़ है उसका आज डे 2 है। आज क्या करने वाली हूँ मैं, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक रिवीजन वीडियो अपलोड हो जाएगा। साथ में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, असर्शन, रीजन, मैच, स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उनके सॉल्यूशन की वीडियो कल आ जाएगी। ओके, सो जल्दी से रिवाइज करते हैं। बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना मान रही हूँ कि आपको ज़्यादा आपका ऑलरेडी रिवाइज्ड है। कुछ पॉइंट छूट ना जाए उसके लिए हम ये रिवीजन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस किसने की थी, इनके मासेस क्या है और इनका चार्ज क्या होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स ने क्या कहा था कि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ बनी है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम से मिलकर बनी है। एक कंपाउंड में एटम्स का रेशो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये सब बातें उसने की थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप पढ़ लेना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या पढ़ लोगे, कैथोड रेस। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेस भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक हम ऐसे एक ट्यूब सी लेते हैं, ग्लास की बनी होती है। इसमें हम इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इस ट्यूब के अंदर काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट किया जाता है और इस बैटरी के थ्रू क्या करते हैं, हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। लो प्रेशर का मतलब इसमें जो गैस है वो लो प्रेशर पर गैस है। मान लो ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। पॉजिटिव एंड वाले को एनोड बोल देते हैं और नेगेटिव एंड वाले को क्या बोल देते हैं, कैथोड बोल देते हैं। इतना बेसिक सा है बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक बात सोचो कि जब आप एक गैस का प्रेशर कम है, मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास घूमने की जगह ज़्यादा है और आपने हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, तो गैस का मॉलिक्यूल क्या करेगा। आपके पास मान लो कि नियोन गैस है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2-8। ये नियोन का न्यूक्लियस, ये इसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस एटम की क्या करोगे, आप इस एटम को एनर्जी देकर क्या करोगे। इस एटम को जब एनर्जी मिलेगी तो उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये वोल्टेज किसकी तरह एक्ट करेगी, यहाँ पर ये वोल्टेज आयनाइजेशन एनर्जी की तरह एक्ट करने वाली है। ये वोल्टेज किसकी तरह एक्ट करने वाली है, आयनाइजेशन एनर्जी की तरह एक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर जो मेरी गैस थी, गैस से क्या बन गया, गैस का कटायन बन गया, सॉरी गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला था, कैथोड रे बोला था। कैथोड रे के ऊपर क्या चार्ज होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होता है, वो किसकी तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती है। मतलब वो किसकी तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती है। एनोड की तरफ जाती है तो चलती कहाँ से, कैथोड से चलती है और कैथोड के ऊपर, तभी तो इनको कैथोड रेस बोलते हैं। ठीक है, कैथोड रेस कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम पढ़ते नहीं, इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं तो यहीं से बनेंगे। ठीक है, कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये लर्न कर लेना। कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, अगर आपने कैथोड रेस यहाँ से यहाँ जा रही है, रास्ते में आपने कोई व्हील रख दिया तो उस व्हील को रोटेट कर देगी, मतलब मैकेनिकल इफेक्ट लगेगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, फ्लोरोसेंस कोज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा लेना। नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस और मटेरियल यूज्ड। कैथोड रे का नेचर, हमने क्या गैस भरी है, हमने इस ट्यूब के अंदर क्या गैस भरी और इस ट्यूब का क्या मटेरियल है, इसके ऊपर कैथोड रे का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड रे या फिर कैनाल रे। इसी टाइप का ही सेटअप होता है, वो आप लोग देख लेना। बस मेरा पॉइंट ये था कि आप उसको रिवाइज कर लेना, कोई टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वैसे ही मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, हाँ देखो कैथोड रे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। एनोड रे का मतलब प्रोटॉन नहीं होता। एनोड रे डज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन। एनोड रे का हमेशा मतलब प्रोटॉन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। एनोड रे क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होती हैं।
अभी देखो, मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक बात बताया कि मैंने मान लो नियोन गैस भरी, तो जब उस पर इतनी सारी हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो नियोन का पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर, कैथोड रे होगा, और नियोन प्लस क्या होगा यहाँ पर, एनोड रे। क्या ये प्रोटॉन है? नहीं, प्रोटॉन तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है H+, ये प्रोटॉन होता है H+। क्या ये एनोड रे है? नहीं। लेकिन जब मैंने H2 गैस ली, H2 गैस आपने कंटेनर लिया है ग्लास का, उसमें आपने H2 गैस भर रखी है और उसमें आप क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, सबसे पहले H2 का बॉन्ड ऐसा होता है, दोनों H अलग अलग हो जाएंगे, दो H का बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। और फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम होगा कि आपने इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब ये तो क्या होगी आपके पास, कैथोड रे, यहाँ पर ये क्या होगी, एनोड रे। एनोड रे प्रोटॉन, यहाँ पर एनोड रे प्रोटॉन है जब मैंने गैस क्या ली थी, H2। यहाँ पर एनोड रे प्रोटॉन नहीं थी क्योंकि यहाँ पर H2 गैस नहीं थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। The positive charge is not proton but the ions formed from the gas ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती क्योंकि वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन एनोड रे डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। नेक्स्ट, मिलिगन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इस पे आता है Q = N, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, उसको अच्छा सा पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या होता है, वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। उसने क्या था कि एटम क्या होता है, एक स्फीयर होता है। एटम क्या होता है, एक स्फीयर होता है, सर्कल नहीं होता, स्फीयर होता है। उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है ना, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो कैसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं आता। रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, शेल है, शेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अल्फा रे को पास करते थे गोल्ड की थिन फॉइल से। गोल्ड की फॉइल क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो मोस्ट मेलेबल मेटल होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमने अल्फा रेस को गोल्ड की शीट से पास किया था। तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारी रेस तो सीधी जाती दिखाई दी थी, काफ़ी सारी कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट होती दिखाई दी थी, एंड 1 आउट ऑफ 20,000 बिल्कुल 180 डिग्री से क्या कर गई थी, बाउंस बैक कर गई थी। 1 आउट ऑफ 20,000 एग्जैक्ट 180 डिग्री से बाउंस बैक कर गई थी। तो वहाँ से पता चला कि जो आपका एटम होता है, एटम का बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में, वो भी छोटी सी जगह में। आई रिपीट, एटम का बहुत सारा वेट और पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इतने बड़े एटम के सेंटर में है, छोटे से सर्कल में, छोटे से स्फीयर में। जैसे फुटबॉल ग्राउंड क्या है, पूरा का पूरा एटम है, फुटबॉल ग्राउंड के सेंटर में हमने क्या रख दी, फुटबॉल रख दी। वो फुटबॉल क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसका बना होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स का। प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स को कंबाइन क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। इसके अराउंड क्या है, शेल है, शेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। एक ये बेसिक था। अब क्या आता है, न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या आता है, R0 e⁻⁴। ये आपको आना चाहिए कि न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है तो R0 की वैल्यू ये रख लेना, ए क्या रख लेना, मास नंबर, आप जिस भी एटम की बात कर रहे हो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी आता होता है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है आप उसको पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रखते हो डायरेक्ट। ये क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, R। ये क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट नहीं बता रही, यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेव्स। वेव दो तरीके की होंगी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। हमें हमारे काम की क्या होती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल आप ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ते हो, साउंड वेव्स। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, जैसे एक भरे तालाब में आपने एक पत्थर मार दिया तो जो वेव्स जनरेट होंगी वो क्या होंगी, आपके पास ट्रांसवर्स वेव होंगी। स्ट्रिंग वेव, जब ऐसे स्ट्रिंग में भी जो वेव्स आती हैं और जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव की खास बात क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मान लो वेव इधर जा रही है, वेव इधर से इधर जा रही है, तो जो आपके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे। वेव यहाँ से यहाँ जा रही है, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगे। लेकिन जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें क्या होती है, वेव भी इधर जा रही है, पार्टिकल्स भी इसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें कुछ डेफिनेशंस आनी चाहिए ट्रांसवर्स वेव की। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे कि ये है आपके पास, ये क्या आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव इधर की तरफ जा रही है लेकिन इसके पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऐसे ऑसिलेट होते रहते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है,
ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, ये क्या है मेरी मीन पोजीशन, ये क्या है हमारी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। वेवलेंथ क्या बोल देते हैं, दो क्रेस्ट या दो ट्रो के बीच में डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन अ सेकंड। ऑसिलेशन का मतलब जैसे ये पार्टिकल है, ये कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन सेकंड। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ और वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, ऐसी वेव्स जिनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इसके परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। और हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पता है, इज इक्वल टू hc, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो लेफ्ट टू राइट अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। ये हमें आना चाहिए। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम आता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, मान लो आपने एक वाइट लाइट ले ली, आपने क्या ले ली, वाइट लाइट। वाइट लाइट क्या होती है, जिसमें सारी की सारी वेवलेंथ्स होती हैं। वाइट लाइट्स को आपने प्रिज्म से पास कर दिया, प्रिज्म में जाकर ना वो डिस्पर्स हो जाएगी, अलग अलग एंगल पर जाकर टूट जाएगी, और हमने यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लिया, इसका स्पेक्ट्रम देख लिया। इसमें पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे ऊपर आपको रेड कलर देखने को मिलता है, विजिबल ही देख पाते हैं ना हम लोग, और सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम होगा, इसलिए यहाँ पर रेड का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, कम है। स्पेक्ट्रम देख लो कितने टाइप्स के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन। एमिशन में कॉन्टिन्यूस, व्हाइट लाइट में सारी की सारी वेवलेंथ होती है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आता है वो कैसा आता है, कॉन्टिन्यूस। व्हाइट लाइट में से मान लो आपने 5-6 वेवलेंथ निकाल दी तो उसका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। नेक्स्ट आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स ने क्या कहा था, E इज इक्वल टू एच म्यू। प्लैंक ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है वो कैसे ट्रैवल करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और एक पैकेट की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू होती है। एन पैकेट्स की एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू NH म्यू टोटल। आपको ये कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब क्या होता है, E इज इक्वल टू hc/λ। H क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या होता है, इससे जो ये हमारा कैलकुलेशन है वो लेंथी हो जाती है, तो इसी का शॉर्टकट है ये जूल में। अगर एनर्जी आपको जूल में निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना। इसमें ये याद रखना कि लैम्डा आपको नैनोमीटर में ही रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब आपने एक फोटोन को मेटल के सरफेस के ऊपर गिरवाया तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा भी या नहीं निकलेगा ये तो एनर्जी ऑफ फोटोन के ऊपर डिपेंड करता है और थ्रेशहोल्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, ये पॉइंट्स आने चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे इसलिए। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटोन। जैसे ही लाइट गिरेगी, जैसे ही फोटो, लाइट में ही तो फोटोन होते हैं, जैसे ही फोटोन गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन उसी को बोला है, फोटो इलेक्ट्रॉन। फॉर एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर यही तो होता है हमारा आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एच म्यू, तो जो हमारी फोटोन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा या फिर इक्वल होनी चाहिए। आगे ये सब पॉइंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेके, ये ग्राफ्स आपको आने चाहिए, ठीक है। एक आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल आता होता है, उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। आजकल क्वेश्चन पेपर स्टेटमेंट बेस ज़्यादा आ रहा है तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ, पहले न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा आता था, ठीक है। आगे आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या कहता है, देखो ये वाली जो कर्व है ये T1 टेम्परेचर पर, ये वाली कर्व कैसी है, T1 टेम्परेचर पर है, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इंटेंसिटी वाइज। यहाँ पर
T2 टेम्परेचर पर मैक्सिमम पॉइंट क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, लेकिन T1 पर मैक्सिमम की वेवलेंथ क्या आ रही है, ज़्यादा, T2 पर मैक्सिमम की वेवलेंथ क्या आ रही है, कम। तो ये सब ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताता है। ये सब किससे एक्सप्लेन हो जाता है, हिंट दे देती हूँ, hc/λ। एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। वेव नेचर, कौन सी ऐसी चीज़ें जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, मिक्सिंग ऑफ वेव्स। सो डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव नेचर, पार्टिकल और वेव नेचर के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोर मॉडल। बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स अच्छे से कर लेना, उसमें से ये वाला पोस्टुलेट होता है mvr = nh/2π, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला। रेडियस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वेलोसिटी का आना चाहिए, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन आना चाहिए। रिडबर्ग्स फॉर्मूला होता है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला किसके लिए होता है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला दो एनर्जी लेवल, जैसे अगर हम एक एटम ये बनाइए, n इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये 2, ये 3, ये 4। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं समझा रही हूँ, मैं यहाँ पर बस आपको ये अवेयर करवा रही हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर कौन सा अच्छे से नहीं आता है, आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो मान लो आपको 5 और 3 के बीच में डिफरेंस निकालना है, इसके दो ऑप्शन है, या तो आप 5 की एनर्जी निकाल लो, 3 की एनर्जी निकाल लो और इनका डिफरेंस ले लो, या फिर आप रिडबर्ग्स फॉर्मूला का यूज़ कर लो। इसका एक शॉर्टकट होता है हमारे पास, 1/RH की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यही है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीटफंड, ये सब। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये क्या कहता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल मानता है ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी हो सकता है। इसके लिए अगर देखो वेवलेंथ और वेलोसिटी का फॉर्मूला आए तो आप ये लगा देना, वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो आप ये लगा देना, लेकिन वेवलेंथ और रेडियस का फॉर्मूला है तो ये लगा देना। कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये कहते हैं अगर आप वेलोसिटी अच्छे से निकाल लोगे तो आप उसकी पोजीशन अच्छे से नहीं निकाल पाओगे, आप इसका फॉर्मूला पढ़ लेना। लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल इंपॉर्टेंट, डुअल नेचर ऑफ मैटर को वो नहीं बता पाया था कि मैटर का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बोहर मॉडल सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर ही वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर वो वैलिड नहीं है। एटम्स आर स्फेरिकल, एटम स्फेरिकल है, ये बात बोली बोहर ने, लेकिन ये बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कैसा 2 डायमेंशनल है, तो गलत है ना लॉजिकली। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का अलग हो जाना। ये सब एनसीईआरटी में एक पॉइंट में लिख कर दिया है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। जीमैन इफेक्ट किसको बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट किसको बोलते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपने जो रिवीजन लेक्चर लिया, मुझे तो पता है आप 2x पर देखने वाले हो इसको, तो इस लेक्चर में आपने नया क्या सीखा है, उससे मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप बता दोगे कि ये हमने नया सीखा तो कुछ लगेगा कि हाँ कुछ तो मैंने वैल्यू ऐड की है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, वैसे तो वेव इक्वेशन एनसीईआरटी में नहीं लिखी, बट हमें लर्न होगी तो सही रहेगा, नीट की लर्न करने की जरूरत नहीं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे पास क्वांटम नंबर्स आए, टोटल कितने क्वांटम नंबर्स हैं हमारे पास 4, उसमें से पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर कराएं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 2 3 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 2 n -1। देन क्या आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है -L2 + L होती है। देन क्या आता है, ये तीनों क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व कर आए थे, और लास्ट वाला कैसे आया था, वो अनदर वे से आया था, वो क्या था स्पिन क्वांटम नंबर। इनसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख देते हो, आपको पता ही है एटॉमिक नंबर 30 तक क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। नेक्स्ट आता है नोड, टोटल नोड्स आते हैं आपके पास n-1, उसमें से रेडियल नोड्स कौन से होते हैं n-L-1। एंगुलर नोड्स कितने कौन से होते हैं, एंगुलर नोड्स होते हैं आपके पास L। नेक्स्ट आते हैं ग्राफ्स, 3 तरह के ग्राफ आते हैं, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर। और देखो ये दोनों ग्राफ सेम है, बस इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो भी नेगेटिव होगा ना वो यहाँ पर स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें देखो 1s का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होता है, s का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होता है,
ऊपर से शुरू होता है, लेकिन पी और डी का ग्राफ नीचे से, पी डी एफ का ग्राफ नीचे से शुरू होता दिखाई देगा। लेकिन इनमें सारे के सारे ग्राफ बिल्कुल नीचे से, ओरिजिन से, जीरो से शुरू होते हैं। यहाँ पर आप इन तीनों ग्राफ के लिए कॉमन सी चीज़ क्या होती है, n-l-1 आप रेडियल नोड्स फाइंड आउट करते हो। अगर यहाँ पर अगर रेडियल नोड एक है तो वो एक जगह पे टच करेगा, एक्सेप्ट ओरिजिन एंड एंड पॉइंट। ये ओरिजिन और एंड पॉइंट को छोड़ दो, एक जगह टच किया तो मतलब इसमें रेडियल नोड कितने होंगे, एक, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक, इस टाइप में देखते होते हैं हम लोग। ऊपर से क्या ध्यान देने वाला था, इसमें जो एरिया है, देखो जैसे ये, इसको देखो, ये एरिया ज़्यादा आ रहा है, नोड के बाद वो एरिया कम होता जाता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, यहाँ पर एरिया कम है, नोड के बाद वो एरिया बढ़ता जाता है। ओके, सो शीट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपलोड कर दिया क्वेश्चंस की, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, आप उनको अटेम्प्ट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।